तो आज मेरे पास आपके लिए है एक बहुत ही बेहतरीन ब्लैक मैजिक पे बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक और इंडोनेशियन वर्जन में इसका नाम है रातो इल्मो हिताम। इस मूवी में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने ही बचपन के दोस्तों को ब्लैक मैजिक का यूज करके मारने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ती जिसका उससे कोई लेना देना भी नहीं था। अब ये लड़की कौन थी और ऐसा क्यों कर रही थी ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हनीफ और नादिया अपने बच्चों हाकी, सांदी और दीना के साथ उस ऑर्फनेज में जा रहे थे जहां हनीफ पला बड़ा था। यस, हनीफ एक ऑर्फन था और ऑर्फन के ओनर मिस्टर बांदी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन इन दिनों मिस्टर बांदी की तबीयत काफी खराब थी तो हनीफ उन्हीं से मिलने जा रहा था। इसी बीच हनीफ का ध्यान ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट होता है और वो किसी चीज को अपनी कार से हिट कर देता है। हनीफ बाहर निकल के देखता है तो उसे रोड के साइड में एक डियर मरा पड़ा मिलता है। ये सोच के कि उसने डियर को टक्कर मारी है वो कार में बैठ के जाने लगता है। तभी हमें रोड के साइड में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो इंजर्ड हालत में था। इसका मतलब कि हनीफ ने उसी बच्चे को टक्कर मारी थी, ना कि किसी डियर को। खैर वो लोग ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं जहां उनका वेलकम वहां के केयर टेकर्स मामान और उसकी वाइफ सिटी करते हैं। तभी हनीफ के दो और दोस्त एंटोन और जेफरी अपनी अपनी वाइफ एवा और लीना के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलने के बाद ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं। वहां हनीफ मामान से ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पूछता है और मामान बताता है कि सारे बच्चे ट्रिप पे गए हैं और शाम तक वापस लौट आएंगे। हालांकि दो बच्चे हसबी और रानी वहीं पे थे। उसके बाद सारे लोग मिस्टर बांदी से मिलते हैं जो कि काफी वीक दिख रहे थे। हनीफ बताता है कि अगर मिस्टर बांदी नहीं होते तो वो आज जिंदा नहीं होता या किसी लावारिस की जिंदगी गुजार रहा होता। उधर हसबी और रानी बाकी बच्चों को ऑर्फनेज घुमा रहे होते हैं जहां सांदी के पूछने पर हसबी बताता है कि वो बचपन से वहां है और रानी जब 10 साल की थी तो उसकी मॉम उसको ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के चली गई थी। हालांकि रानी इस बात से इनकार करते हुए ये कहती है कि उसकी मॉम उसको वापस लेने जरूर आएंगी। ये बातें करने के बाद सारे बच्चे रूम के अंदर चले जाते हैं। सबके वहां से जाने के बाद हाकी एक लॉक्ड रूम के बाहर जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां रानी आती है और बताती है कि ये रूम पिछले 20 साल से लॉक्ड है और वो एक लेडी के बारे में भी बताती है जिनका नाम मिस मीरा था। मिस मीरा उसी ऑर्फनेज में काम किया करती थी। अचानक से वो एक दिन ऑर्फनेज की मुरनी नाम की लड़की को बाहर लेके जाती हैं और वापस आके ये कहती हैं कि उसे डीमंस उठा ले गए और पागलों की तरह बिहेव भी कर रही थी। सभी ने उनको पागल समझ के उसी रूम में लॉक कर दिया जहां उन्होंने उसी रूम के डोर पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दी और उसी दिन से मुरनी भी गायब हो गई। तो सभी ने सोच लिया कि मिस मीरा ने ही मुरनी को मार दिया है। ये सुनने के बाद हाकी वहां से डर के भाग जाता है। इधर सभी लोग पुरानी फोटो एल्बम्स को देख के अपनी यादें ताजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी एल्बम मिलती है जिसमें सारी फोटोज उल्टी करके रखी हुई थी। उसी सेम एल्बम में एंटोन को मिस मीरा और मुरनी की एक तस्वीर मिलती है। एंटोन बताता है कि मिस मीरा बहुत ही अच्छी औरत थी और वो बचपन में उनका बहुत ही ख्याल रखा करती थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन बहुत बीमार हो गई और चल बसी और उसी दिन से मुरनी भी गायब हो गई। इस दौरान हम एंटोन, जेफरी और हनीफ को काफी डरा हुआ और परेशान देख पाते हैं। इसके बाद हनीफ अपनी कार से कुछ सामान निकालने जाता है जहां उसे कार की बोनट पे एक कपड़े का टुकड़ा और कुछ खून लगा हुआ मिलता है। हनीफ थोड़ा घबरा जाता है और जेफरी को लेके तुरंत उस स्पॉट पे जाता है जहां मूवी की शुरुआत में उसका एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट टू कंफर्म कि उसने जिस चीज को टक्कर मारी थी वो कोई जानवर ही था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक इंजर्ड हालत में लड़की की बॉडी दिखाई देती है। ये देख के हनीफ तुरंत समझ जाता है कि उसने किसी डियर को नहीं बल्कि उसी लड़की को टक्कर मार दी थी और वो दोनों सोचते हैं कि ये लड़की मर चुकी है। वहीं रोड साइड में उन्हें एक बस दिखाई देती है। बस के अंदर का नज़ारा देख के उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बस के अंदर उसी ऑर्फनेज के बच्चे थे जिन्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। ये देख के वो दोनों बहुत ही डर जाते हैं और पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो वो लोग ऑर्फनेज के लैंडलाइन से पुलिस को फोन लगाने का सोचते हैं और उस लड़की की बॉडी को लेके वापस से ऑर्फनेज आ जाते हैं। वहां जाके वो लोग एंटोन को सारी बातें बताते हैं और वो भी कार में रखी लड़की की बॉडी को देख के बहुत ही डर जाता है। यहाँ पे एंटोन ये भी बताता है कि ऑर्फनेज का भी लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है
तो एंटोन खुद पुलिस स्टेशन जाएगा और वो लोग इस बात को सबसे छुपा के रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि सबको पता चलेगा तो वो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। ऑन हिज वे टू पुलिस स्टेशन एंटोन खुद उस बस को देखने के लिए रुक जाता है। बस के अंदर एंटर करते ही डोर लॉक हो जाते हैं और सारे बच्चों की डेड बॉडीज उठ के खड़ी हो जाती हैं। एंटोन बस से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर सारे डोर्स लॉक्ड थे। तभी बस के बाहर हम स्ट्रेंज सी औरत को नोटिस कर पाते हैं, जिसके कुछ स्पेल्स बोलने पे एंटोन के शरीर में बहुत सारे इंसेक्ट्स एंटर कर जाते हैं और उसे अंदर से मार देते हैं। बैक इन दी ऑर्फनेज लीना और जेफरी किसी बात पे बहस कर लेते हैं, जिसके बाद लीना रूम के बाहर चली जाती है और फ्रूट्स खाने लगती है। तभी वो खुद को मिरर में देखती है। वो मिरर लीना को मोटा शो करता है। इसका मतलब कि लीना सचमुच में मोटी नहीं थी, बल्कि वो मिरर उसे ऐसा दिखा रहा था। ये देख के लीना एक नाइफ से अपने नेक और टमी के एरिया को काटने लगती है। इधर रूम में एवा अकेली होती है, जिसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स गिर जाते हैं। वो उन्हें हटाने की बहुत कोशिश करती है, बट इवेंचुअली दोज इंसेक्ट्स एंटर इनटू हर माउथ। नाउ कमिंग बैक टू लीना, जेफरी उसे नोटिस करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लीना भी होश में आती है, पर अपनी ये हालत देख के वो बेहोश हो जाती है। वो लोग लीना को लेके तुरंत हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी एवा रूम से बाहर आती है एंड शी वाज चोकिंग, और वो खून की उल्टी करती है, जिसमें बहुत सारे सेंटीपीड्स बाहर आते हैं और कुछ तो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर क्रॉल कर रहे थे। ये देख के एवा अपनी हाथ की स्किन को नोच के उन सेंटीपीड्स को बाहर निकालती है और वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद सभी लोग एवा और लीना को हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। कार चलाते वक्त नादिया नोटिस करती है कि वो लोग एक ही स्पॉट पे बार बार लौट के आ जा रहे हैं, मीनिंग कि वो लोग एक एंडलेस लूप में फंस गए हैं। तभी जेफरी कहता है कि ये फिर से हो रहा है, इट्स हैपनिंग अगेन, और हनीफ 25 साल पहले का एक हॉरिबल इंसिडेंट सुनाता है जब ऑर्फनेज में 3 छोटी बच्चियों की जल के मौत हो गई थी और उन्हें ये पता चलता है कि मिस मीरा ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती थी और उन्होंने ही उन 3 बच्चियों को मार डाला था एज अ ह्यूमन सैक्रिफाइस। ये बात पता चलते ही हनीफ, एंटोन और जेफरी बहुत डर जाते हैं और ऑर्फनेज से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो भागते भागते बार बार लौट के उसी ऑर्फनेज पे आ जा रहे थे। इवेंचुअली मिस मीरा पकड़ी जाती हैं और मिस्टर बांदी उन्हें एक रूम में लॉक कर देते हैं, जहां वो अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देती हैं और मिस्टर बांदी इन बच्चों की हेल्प से मिस मीरा की डेड बॉडी को उसी रूम में दफना देते हैं। इधर ऑर्फनेज में हासबी रूम में अकेला होता है। तभी उसका एक हाथ काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाता है, या कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो खुद के ही लिप्स को मल्टीपल टाइम्स स्टेपल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाकी मिस मीरा की एक पुरानी टेप देख रहा होता है, जहां उसे एक डेमोनिक वुमन हॉन्ट करती है। वो भाग के हासबी के रूम में पहुंचता है, जहां हासबी उसे एक रेड गन से शोल्डर और लेग में शूट कर देता है, बिकॉज उसके हाथ अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल थे। इधर सभी लोग ऑर्फनेज वापस आ जाते हैं और नादिया अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। उसे सांदी और दीना तो मिल जाते हैं, पर हाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, तो सभी लोग हाकी को ढूंढने लगते हैं। उधर ऑर्फनेज के बाहर जेफरी देखता है कि उसकी वाइफ लीना ढेर सारे वॉर्म्स खा रही है। अगेन लीना अपने आप को इस हालत में देखती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नादिया कुछ साउंड्स को फॉलो करते हुए मिस्टर बांदी के रूम में पहुंचती है, जहां उसे बेड के नीचे एक बॉक्स में कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स मिलती है, जिन्हें वो हनीफ को दिखाती है। वो फोटोग्राफ्स उसी ऑर्फनेज के छोटी छोटी बच्चियों की थी जो वल्गर पोजीशन में थी, जिन्हें खुद मिस्टर बांदी ने खींचा था। इसके बाद वो लोग मामान और सिटी से पूछताछ करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है असली सच। एक्चुअली में मिस्टर बांदी बहुत ही घटिया इंसान था। वो ऑर्फनेज की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया करता था, और उसी ने ही ऑर्फनेज के 3 बच्चियों को मारकर इल्जाम मिस मीरा पे लगा दिया था। मिस मीरा ब्लैक मैजिक का यूज करके मिस्टर बांदी को ही मारना चाहती थी, क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी। पर मिस्टर बांदी बहुत ही चालाक था और उसने मिस मीरा को ही फंसा दिया, एंड शी एंडेड अप बाय टेकिंग हर ओन लाइफ। इतना सब सुनने के बाद हनीफ गिल्ट और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसने अनजाने में ही मिस्टर बांदी का साथ दिया था मिस मीरा का कत्ल करने में, और वो गुस्से में मिस्टर बांदी को गला दबा के मारने की भी कोशिश करता है, पर नादिया उसे रोक लेती है। वहीं उन्हें एक और फोटोग्राफ मिलती है, जिसमें मिस मीरा एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ दिखाई देती है, और यहाँ पे रिवील होता है मूवी का एक और सच। दरअसल मुरनी मिस मीरा की ही बेटी थी, और मिस मीरा ने मुरनी को
बचाने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया था। वो बाकी लड़कियों को भी मिस्टर बांदी से बचाना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, मिस्टर बांदी ने उन्हें ही फंसा दिया। तभी हनीफ रियलाइज करता है कि शुरुआत से लेके अब तक जो कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है वो मुरनी ने ही किया है। मतलब कि मुरनी वापस आ गई है और अपनी माँ की मौत का बदला उन सबसे ले रही है। उसी समय ऑर्फनेज के अंदर एक लड़की आती है जो बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। और दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसे हनीफ ने मूवी की शुरुआत में अपनी कार से टक्कर मार दी थी और उन लोगों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, पर वो लड़की मरी नहीं थी, बस बेहोश हो गई थी। वो लड़की बताती है कि ट्रिप से वापस आते टाइम उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस के अंदर एक स्ट्रेंज सी वुमेन एंटर करती है, जिसके कुछ स्पेल्स बोलने के बाद सारे बच्चे काइंड ऑफ पोजेस हो जाते हैं और अपने आप की ही जान ले लेते हैं। ये लड़की वहाँ से बच के भाग जाती है, पर उसका हनीफ की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इवेंचुअली उन्हें हाकी भी मिल जाता है। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी एवा पोजेस होके कार के ऊपर चढ़ जाती है और ये कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनों को खो के कैसा लगता है। तभी वहाँ मुरनी भी आ जाती है और हनीफ को जान से मारने की कोशिश करती है। नादिया पास ही पड़े सिकल से मुरनी पे अटैक करने ही वाली होती है, तभी रानी पोजेस होके आती है और नादिया पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। नादिया को जब होश आता है तो वो अपने आप को ऑर्फनेज के अंदर पाती है और उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। वो जाके चेक करती है तो उसे अलग अलग रूम्स में वो सारे लोग दिखाई देते हैं जो उसके साथ थे। उसके बच्चे सांदी और दीना, मामान और सिटी, ये सारे लोगों को मुरनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी। नादिया उन दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खोल नहीं पाती क्योंकि वो अंदर से लॉक्ड थे। थक हार के नादिया एक रूम में पहुंचती है जिसमें बहुत ढेर सारी कैंडल्स लगी हुई थी और सामने चेयर पे मिस्टर बांदी भी बैठे हुए दिखाई देते हैं और उसी सेम रूम में हनीफ भी होता है। उस रूम में इतनी ढेर सारी कैंडल्स देख के हमें ये तो पता चल ही जाता है कि मुरनी कोई ना कोई रिचुअल करने वाली है। तभी वहाँ मुरनी भी आ जाती है और ये कहती है कि आज तुम सब मारे जाओगे। नादिया उससे पूछती है कि तुमने उन बच्चों को क्यों मार डाला, जिस पे मुरनी कहती है कि इस ऑर्फनेज में रहने से अच्छा है कि वो सारे मर ही जाएं। इसके बाद मुरनी नादिया के सामने एक वेपन रख के ये कहती है कि अगर तुमने हनीफ को मार दिया तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगी। तभी हाकी पीछे से आता है और एक स्क्रू ड्राइवर से मुरनी को स्टैब कर देता है। मुरनी गुस्से में हाकी की तरफ बढ़ती है तो नादिया सेम वेपन से मुरनी के ऊपर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बट मुरनी बीइंग द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक, वो अपना कटा हुआ सिर वापस से अपने धड़ पे जोड़ लेती है और फिर से गुस्से में नादिया की तरफ बढ़ती है। तभी नादिया पास ही रखी कैंडल को उठा के मुरनी के ऊपर फेंक देती है, जिससे मुरनी की बॉडी आग में जलने लगती है। सभी लोग रूम से बाहर भाग जाते हैं और मिस्टर बांदी हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर हनीफ उसकी हेल्प नहीं करता, जिससे मिस्टर बांदी भी मुरनी के साथ साथ जल के मारे जाते हैं। आई थिंक ही डिजर्व दिस। इसके बाद हमें मूवी में बाद का सीन दिखाया जाता है जब नादिया हाकी को स्कूल से पिक करने के लिए गई होती है, जहां उसे कार के मिरर में मुरनी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। वो बाहर निकल के चेक करती है पर वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद हम ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जहां कुछ लोग उस ऑर्फनेज को बंद करके वहां एक रिजॉर्ट खोलने की बात करते हैं। वो लोग वहां से जाते हैं तो उनकी कार के मिरर में हमें मुरनी की रिफ्लेक्शन फिर से दिखाई देती है। इट मीन्स कि शायद से अभी मुरनी जिंदा है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक मूवी की कहानी। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अब मैं आपको इस मूवी में दिखाई गई छोटी छोटी बातों को समझा देता हूँ। तो जब मिस्टर बांदी के साथ मिलके एंटोन जेफरी और हनीफ मिस मीरा की बॉडी को दफना रहे होते हैं तो मुरनी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था और उसी टाइम उसने उन सबसे बदला लेने का फैसला किया। पर वो इस बात से अनजान थी कि मिस मीरा को मारने में इन तीनों की कोई गलती नहीं थी और ना इन तीनों को पता था कि मिस्टर बांदी ने ही मिस मीरा को फंसाया है। मुरनी अनजाने में ही उन सभी से बदला लेना शुरू करती है और वो शुरुआत करती है ऑर्फनेज के बच्चों से। पर एक लड़की वहां से बच के भाग जाती है क्योंकि बस में उसने हेडफोन्स लगाए थे, जिसके कारण उसे मुरनी के स्पेल्स सुनाई नहीं देते और वो पोजेस नहीं होती और वो बच के भाग जाती है। लेकिन भागते हुए वो हनीफ की कार से टकरा जाती है। एट लास्ट मुरनी अपने ही ब्लैक मैजिक के कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करती है और जल के मारी जाती है और साथ ही साथ मिस्टर बांदी को भी उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। और आखिरी में स्कूल के बाहर नादिया को मुरनी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है एंड आई थिंक कि नादिया अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है, इसलिए वो मुरनी को अपने आसपास इमेजिन करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्फनेज के बाहर हमें कार के मिरर में फिर से मुरनी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, मीनिंग कि अभी हो सकता है मुरनी जिंदा हो। तो ये थी द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक मूवी की पूरी कहानी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।